हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि हमने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट किया है सीयूईटी पीजी 2026 एमकॉम कोर्स के लिए, जहां पे हम हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारा जो सब्जेक्ट निकल कर आया है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम लोग इसके करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करो। साथ ही साथ अगर सीयूईटी पीजी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो एग्जाम टाइम के साथ, तो कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच अवेलेबल है एग्जाम टाइम ऐप पे। बहुत ही बेहतरीन बैच है। कोर्स को स्ट्रक्चर्ड और क्रिस्प रखा गया है, जहां पे तुम कम टाइम में बहुत से बहुत ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, पीडीएफ नोट्स के थ्रू, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तुम्हें प्रोवाइड की जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ रिवीजन सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट, तुम्हारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे और तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप फैसिलिटी दी जाएगी। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो दिए गए लिंक पे क्लिक करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एग्जाम टाइम ऐप का, वहां पे तुम्हें कोर्स सेक्शन में ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी रहती है तो तुम कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। साथ ही साथ दिए गए नंबर पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हम लोग देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से 50 क्वेश्चन के अंदर सम अप करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स से निकल कर आता है। स्टेटमेंट फॉर्म में है। थिंकर का क्वेश्चन है। जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखोगे पहला स्टेटमेंट हमें यहाँ क्या कह रहा है। लियोनेल रॉबिन्स क्रिटिसाइज मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीइंग क्लासिफिकेटरी इन द नेचर। अब यहाँ पे क्लासिफिकेटरी इन द नेचर की जो मतलब ये होता है कि लियोनेल रॉबिन्स ने मार्शल के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? बोला कि उनका जो नेचर है, उनके डेफिनेशन का जो नेचर है, इकोनॉमिक्स का जो नेचर है, उनके हिसाब से मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल, मतलब दो पार्ट में उन्होंने कैटेगराइज किया है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है, रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो होता है ये एक न्यूट्रल होता है बिटवीन द एंड्स। इट क्रिएट्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड एंड बैड वांट्स। मतलब स्टेटमेंट टू कहता है हमें, रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स एक न्यूट्रल होता है। मतलब दोनों में बैलेंस बनाकर चलता है। वो कभी भी ऐसा डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं करता है कि ये हमारा गुड वांट है और ये हमारा बैड वांट है। लेकिन रॉबिन्स के अकॉर्डिंग मार्शल का डेफिनेशन यही कैटेगराइजेशन करता है। उनके हिसाब से हमारा इकोनॉमिक्स एक मटेरियल पार्ट में डिवाइड है और एक नॉन मटेरियल वेलफेयर की बात करता है। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है? तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे हर क्वेश्चन का। रॉबिन्स ने 1932 में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था एज द स्टडी ऑफ स्कैर्स रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। ये रॉबिन्स के अकॉर्डिंग था कि हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो स्कैर्स नेचर के होते हैं, लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल होती हैं, और हमारी जो वांट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। यही इसी से हमारा निकला था स्कैरसिटी डेफिनेशन। रॉबिन्स ने मार्शल के वेलफेयर डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि वो काफी ज्यादा नैरो है और वो फोकस करते हैं किस पे? मटेरियल वेलफेयर पे। रॉबिन्स ने यह भी आर्ग्यू करा कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, मीनिंग इट इज न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, जो अभी हमने ऊपर देखा था स्टेटमेंट टू में। इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दी वॉन्ट्स आर इमोरल और इमोरल। मतलब ब्रेड हो या ओपीम हो, समझते हो ना, ड्रग्स वगैरह की बात हो रही है। ओपीम जो होता है वो हमारा। तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग उनका जो हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है ये न्यूट्रल होता है। ये ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। ये नहीं देखता कि वो उनके ह्यूमन बिहेवियर की वांट्स के बारे में बात करता है। ये नहीं देखता है कि मॉरल है या फिर इमोरल है। अब ब्रेड होता है हमारा मॉरल, एथिकली देखो तो सही है, मॉरल वाइज देखे तो, और ओपियम गलत होता है। लेकिन जो हमारे इनका मार्शल का डेफिनेशन था वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वेलफेयर की बात करते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर टू पे मैच लिस्ट है तुम्हारे सामने। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट दे रखे हैं और उनका क्या फोकस रहा था ये तुम्हें बताना है। पहले हमारे यहाँ पे एडम स्मिथ है, ऑप्शन बी पे अल्फ्रेड मार्शल, सी पे लियोनेल रॉबिन्स और डी पे है पॉल सैमुएल्सन। अब स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दिया था? अभी हमने बात की। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया? अभी हमने बात की। तो अगर हम बात करें अल्फ्रेड मार्शल, तो यहाँ पे उन्होंने बात की थी वेलफेयर डेफिनेशन की। रॉबिन्स ने बोला स्कैरसिटी डेफिनेशन की। तो यहाँ पे तुमने दो चीज तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बी का फोर होगा। ठीक है।
और सी का 1 होगा। अब तो देखो किस ऑप्शन में बी का 4 है और सी का 1 है। तो यहाँ पे तुम्हें चीज़ें नज़र आ रही होंगी। बी में देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे तुम देखोगे इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है और इसमें यहाँ पे तुम्हें वो चीज़ देखने को मिल रहा है। तो मतलब ऑप्शन हमारा अब या तो ए है या तो डी है। तो अब तुम्हें अगर एडम स्मिथ का भी डेफिनेशन पता होगा या सैमुअल्सन का भी डेफिनेशन पता होगा तो तुम इजीली कर लोगे। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दिया था, तो मेरे हिसाब से ए का 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, वही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एडम स्मिथ 1776 में इनका जो डेफिनेशन था वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो भी मैं तुम्हें एमसीक्यू सेशंस में एक्सप्लेनेशन दूं उसे नोट करते चलना, क्योंकि डायरेक्टली तुमसे एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वेल्थ डेफिनेशन बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में उन्होंने बोला था मैनकाइंड इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब मैनकाइंड के बारे में सोचो, वेलफेयर के बारे में सोचो, सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचना ही इकोनॉमिक्स का काम होता है। तीसरा, लियोन एंड रॉबिन्स ने 1932 में बात की थी एंड्स। एंड्स मतलब आर वांट्स, कि हमारे वांट्स और स्कैर्स रिसोर्स जो है उसके रिलेशनशिप की स्टडी उन्होंने करी थी। और सैमुअल्सन ने 1948 में डायनेमिक्स की बात की, टाइम और डेवलपमेंट के डायनेमिक्स की बात की, मतलब ओवरऑल कहूँ तो ग्रोथ की बात की। क्लियर है? आज जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, एजर्शन और रीजन है ये। ठीक है, एजर्शन तुम्हें यहाँ पे दे रखा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर। अंडर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द कंज्यूमर रीच द इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस ऑफ द गुड एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगा? एमआरएस ऑफ द गुड एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ गुड्स वाई। पहला एजर्शन ये कहता है, हमारा एजर्शन जो है, रीजन इसको सपोर्ट करते हुए देखना, तुम्हें बताना है कि सपोर्ट कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। At the point of tangency, the slope of indifference curve represents the market opportunity cost of two goods. जो टेंजेंसी का पॉइंट होता है, इंडिफरेंस कर्व तुमने अगर पढ़ा होगा तो टेंजेंसी की जो पॉइंट होती है, जब हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, तो उसमें हमें ये टेंजेंसी पॉइंट हमें पढ़ने को मिलता है। उस टाइम पे वो हमारे मार्केट अपॉर्चुनिटी, दो गुड्स के मार्केट अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये एजर्शन सही है या रीजन सही है, या फिर दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, या कोई एक गलत है एक सही है? तो इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखना जरा कंसेप्ट यहाँ पे, असर्शन जो होता है ये हमें बताता है ये जो हमारा इक्विलिब्रियम किस जगह पे होता है, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर हो जाए प्राइस इक्विलिब्रियम के। रीजन गलत क्यों है? हमने ये देख सुना है, पढ़ा है, इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो साइकोलॉजिकल विलिंगनेस होता है, बेसिकली कहूँ तो एमआरएस होता है। यही क्या है? हमारा इनडिफरेंस कर्व का स्लोप है। और बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है मार्केट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम लोग प्राइस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। रीजन कहीं से भी ये सही नहीं है कि रीजन जो है यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहा है टेंजेंसी पे, तो ये तो बजट लाइन का कंसेप्ट हो गया ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कॉन्ट्राडिक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड? मतलब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बताओ कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जैसे जैसे गुड्स की प्राइसेस बढ़ेंगी हमारा डिमांड प्रोडक्ट का कम होगा। तो यहाँ पे कौन सा फेनोमेना, फॉलोइंग फेनोमेना कॉन्ट्राडिक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड को कॉन्ट्राडिक्ट करता है? क्या बैंड वैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, गिफन गुड्स और वेबलन इफेक्ट? तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स की बात करें, देखो वेबलन गुड्स हो गए तुम्हारे, ये स्नोब इफेक्ट, ये बैंड वैगन, ये सारे अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। तुम्हें बताना ये क्या है, बैंड वैगन क्या है, स्नोब क्या है। हम बात अगर करें गिफन गुड्स की, giffen goods are the strict theoretical exception based on the price effect. For a giffen goods, the negative income effect is so strong that is outweighed the substitution effect. रिजल्ट प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो डिमांड भी बढ़ता है। तुमने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैंने क्लासेस में भी पढ़ा रखा है ये चीज। हमने देखा था एक सिनेरियो हमने क्रिएट किया जहाँ पे एक लेबर जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वो दो टाइप के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, पोटैटो और दूसरा कह सकते हो मीट। पोटैटो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स में आता है और मीट यहाँ पे सुपीरियर गुड्स में आता है।
उन्होंने ये चीज़ हम जब ने हम हमने वो केस स्टडी पढ़ी या सिनेरियो जब हमने पढ़ा तो हमने ये नोटिस किया कि पोटैटो की प्राइस बढ़ने पे भी लोग उसी को कंज़्यूम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मीट के कंज़म्पशन को कम कर दिया। तो ये गिवन गुड्स तुम अगर ध्यान से तुम्हें अच्छे से पढ़ना हो तो डिटेल लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा, इन द डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हिक्सियन अप्रोच है फॉर द नॉर्मल गुड, क्या होगा यहाँ पे हमारा? इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या ये सही है? इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स रीइंफोर्स ईच अदर, या इनकम इफेक्ट जीरो होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है? तुम्हें बताना है ये चीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रीइंफोर्स ईच अदर। अगर तुम यहाँ पे समझना, जब किसी गुड्स का प्राइस जो है, नॉर्मल गुड्स का प्राइस गिरता है, तो उस सिचुएशन में दो सिनेरियो होते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखोगे अगर, तो इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर सो यू बाय मोर, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ती है। इनकम इफेक्ट क्या होता है, तुम्हारा रियल परचेजिंग पावर बढ़ जाता है और तुम्हारे लिए ये नॉर्मल गुड्स के अंदर सिनेरियो में आ जाता है, तो तुम इसे बाय करोगे। बोथ कहीं ना कहीं डिमांड को पुश करते हैं एक सेम डायरेक्शन में। तो ये मतलब क्या है, ये रीइंफोर्समेंट है। मतलब इनकम एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है। इसके केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड बिटवीन द टी एंड कॉफी इज पॉजिटिव, ठीक है। टी और कॉफी के बीच में जो क्रॉस इलास्टिसिटी है ये पॉजिटिव है। स्टेटमेंट वन हमारा ऐसा कहता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द कार एंड पेट्रोल इज निगेटिव। कार और पेट्रोल के बीच में जो क्रॉस इलास्टिसिटी है ये निगेटिव है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। क्या दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है या कोई एक गलत है एक सही है? बताओ जरा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। टी और कॉफी जो है ना ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। वहीं हमारे जो कार एंड पेट्रोल है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आते हैं। देखना जरा, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। सेम डायरेक्शन में जा रहे दोनों। मतलब कॉफी की प्राइस बढ़ी तो टी का डिमांड बढ़ा, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। वहीं पे कार और पेट्रोल के सिनेरियो की बात अगर हम करें, अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोग कार का डिमांड कम करेंगे। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप्स के गुड्स होते हैं। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे छोटा सा। इफ 10% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 20% राइज इन डिमांड, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 10% प्राइस में गिरने से 20% राइज हो रहा है डिमांड। तो ये क्या इन इलास्टिक है, इलास्टिक है, यूनिटरी है, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक है? जल्दी से बताओ फटाफट। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे तुमसे ये वाले भी न्यूमेरिकल टाइप्स के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर इलास्टिक हो जाएगा। टू, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 2.0 इलास्टिक होगा। कैसे? तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना चेंज आया अपॉन में प्राइस में कितना चेंज आया। तो तुम देखोगे यहाँ पे नीचे प्राइस में हमारा 10 का चेंज आया, क्वांटिटी में हमारा 20 का चेंज आया, तो ओवरऑल अगर इसको हम लोग देखें तो 2 हो जाएगा। अब हमारा जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, जब 1 से ज़्यादा वैल्यू हमारी निकल कर आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है? इलास्टिक है। जब 1 से ज़्यादा है तो वो इलास्टिक होता है। यूनिटरी कब होता है? जब इक्वल्स टू 1। टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एजर्शन है हमारा। रीजन दिया गया है, इंटरेक्शन इंटरसेक्शन would imply that consumers derive the same level of satisfaction from two different combination that lie on the different utility levels, जो कि वायलेट करते हैं ट्रांजिटिविटी के assumption को। तो क्या ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है assertion को? एजर्शन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे? दो आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन ये दिया गया है कि इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि कंज्यूमर जो है वो सेम लेवल के सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहे हैं दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से, जो कि सेम यूटिलिटी लेवल्स पे हैं। और ये चीज वायलेट करता है द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन द ए।
इफ IC1 एंड IC2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, अगर दो आईसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो आईसी, तो इसका ये मतलब है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी बराबर हो गया हमारा। अब पॉइंट ए इज इक्वल्स टू अगर पॉइंट सी है IC2 पे, तो ये बी जो हमारा जो रूल होता है ना बाय ट्रांजिविटी, ये कहता है बी मस्ट इक्वल टू सी। हाउएवर बी एंड सी आर ऑन डिफरेंट कर्व्स, वन इंप्लाइंग हायर यूटिलिटी देन अदर, दिस क्रिएट्स ए लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन। तो दोनों यहाँ कहीं ना कहीं दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, दोनों में क्लैश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैच करना है तुम्हें, इलास्टिसिटी ऑफ डिग्री दे रखे हैं यहाँ पे। होप तुम्हें चीजें विजिबल होगी, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो, तो देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इन्फिनाइट है, जीरो है, ग्रेटर देन वन है, स्मॉलर देन वन है। अब तुम्हें यहाँ पे करना है मैच नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या इसका आंसर होना चाहिए। फटाफट से बताओ। अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था इलास्टिक कौन सा होता है, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक क्या है, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। किस केस में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन हो जाता है, किस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलर देन वन होता है। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनता है। सबसे पहला है इन्फिनाइट किस सिनेरियो में होता है। इन्फिनाइट अगर है तो इसका मतलब है कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। जीरो कब होता है, जब परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाए। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन कब होगा, जब लग्जरी गुड्स की बात होगी, लग्जरी गुड्स में ग्रेटर देन वन हो जाता है। और स्मॉलर देन वन कब होता है, जब बात आती है नेसेसिटी गुड्स की, लाइक मेडिसिन हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज हो गई। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इन्फिनाइट जो होता है वो हमारा हॉरिजेंटल कर्व होता है, जीरो वर्टिकल कर्व होता है। जो हमारा ग्रेटर देन वो होता है वो थोड़ा सा फ्लैटर बनता है, और जो हमारा स्मॉलर देन वन होता है वो थोड़ा सा स्टीपर बनता है। जनरली नेसेसिटी गुड्स के केस में आता है, फ्लैटर लग्जीरियस गुड्स में आता है, वर्टिकल जैसे सॉल्ट हो गए या लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, और हॉरिजेंटल जो है परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स नोट कर लेना। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हेन व्हाट दे एक्चुअली पे। ठीक है, स्टेटमेंट टू कहता है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज पॉपुलराइज्ड बाय द अल्फ्रेड मार्शल। तुम्हें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तुम्हें भी पता है कि दोनों ही बातें यहाँ पे सही की गई है। आप कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर जितना आप इच्छा रखते हो और जितना आप एक्चुअल में पे करते हो, दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। स्टेटमेंट टू कहता है ये कंसेप्ट किन्होंने दिया था, पॉपुलराइज किन्होंने किया था, तो ये कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकलता है कंज्यूमर सरप्लस हमारा, टोटल क्वांटिटी, एक मिनट, टोटल क्वांटिटी माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। आइसोकॉन्ट कर्व इज अ कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज, ये सारी चीजें मैंने लेक्चर्स में कवर अप की है। आइसोकॉन्ट इज अ कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ, मैं बताना है इसका फटाफट से आंसर। आइसोकॉन्ट कन्वेक्स क्यों होता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की वजह से, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है। इन डिफरेंस कर में हम लोग एमआरएस देखते हैं, आइसोकॉन्ट में हम लोग एमआरटीएस देखते हैं। तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, ऑप्शन सी डी तो नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बेसिकली बी ही होगा। जैसे ही आप लेबर को कैपिटल के लिए सब्सटीट्यूट करोगे तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी रिलेटिव टू कैपिटल। यू नीड टू गिव अप द लेस एंड लेस कैपिटल टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, अगर आपको एडिशनल चाहिए होगा लेबर को गेन करना है तो कहीं ना कहीं कैपिटल में सेक्रीफाइसेस करने होंगे आपको, वाइल कीपिंग द आउटपुट कांस्टेंट। इससे क्या हो रहा है, ये आपके डिक्रीजिंग स्लोप को, एमआरटीएस के डिक्रीजिंग स्लोप को दिखा रहा है, जो कि एक कन्वेक्स शेप बताता है। अब यहाँ पे एमआरटीएस और एल के अगर तुम देख पा रहे होगे,
तो इसका ये मतलब है कि आप लेबर को गेन करने के लिए आपने कैपिटल के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करे, ये हमें बताता है। तो आइसोकॉन्ट इसी वजह से हमारा कन्वेक्स बनता है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज अप्लाइड इन द टू द लॉन्ग रन। रीजन दिया हुआ, स्टेटमेंट टू दिया हुआ है, रिटर्न टू स्केल अप्लाइज इन द शॉर्ट रन। क्या तुम्हारे हिसाब से स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉन्ग रन में अप्लाई होता है और रिटर्न टू स्केल शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, उल्टा बोला गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जनरली शॉर्ट रन में अप्लाई होता है जहां पे एक फैक्टर फिक्स हो। तुमने पढ़ा होगा प्रोडक्शन फंक्शन में। वहीं रिटर्न टू स्केल की अगर हम लोग बात करें, जो कि लॉन्ग रन में होता है और वहां पे हमारे सारे ही फैक्टर्स एज अ वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तुम 13 देख पा रहे होगे, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल्स, देन एमसी इज ग्रेटर देन एसी एंड एसी राइसेस। ये कर्व अगर तुमने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से तुम इजिली कर लोगे इसको। कुछ कर्व याद आ रहा है? बोला जा रहा है एजर्शन रीजन में कि एमसी कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। और उसके पीछे रीजन ये दिया गया, जब एमसी एवरेज कॉस्ट कर्व से कम होता है तो एसी फॉल करना स्टार्ट करता है, और व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी, एसी राइजेस। मैं अगर तुम्हें कर्व दिखाऊं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो यहाँ पे कर्व देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया है, मैं इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एमसी और एसी कर्व तुम्हें दोनों देखने को मिल पा रहे होंगे। ठीक है, एमसी यहाँ पे हमारा ये वाला है एमसी कर्व। ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया। एमसी कहाँ पे कट कर रहा है? उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। और इसके बाद से एमसी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एजर्शन रीजन था, एमसी कर्व कट द एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स द मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, तब उस वक्त पे क्या बोला गया, जब एमसी एसी से कम होता है तो एसी फॉल कर रहा होता है। जैसे ही एमसी ग्रेटर हो जाता है एसी से, तो एसी राइज करना स्टार्ट कर देता है इस सिचुएशन में। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाती हैं, तो हमारा एजर्शन एज वेल एज रीजन दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तुम्हारे पास आ चुका है 14। इन द स्टेज ऑफ अ निगेटिव रिटर्न, स्टेज 3 हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है? क्या हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे? क्या एवरेज प्रोडक्ट निगेटिव होता है? क्या मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होता है? या मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है? आसान क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 3 स्टेजेस होते हैं यहाँ पे। जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट से, तो सिचुएशन में एवरेज प्रोडक्ट क्या कर रहा होता है? राइज कर रहा होता है, एपी। वहीं पे जब हमारा एमपी स्मॉलर होता है एवरेज प्रोडक्ट से, तो एपी क्या करता है? फॉल करता है। ठीक है, लेकिन एमपी उस वक्त पे पॉजिटिव होता है। और तीसरे प्रोडक्ट में क्या होता है? हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो गिरना स्टार्ट होता है। और मैथमेटिकली देखो तो अगर टोटल प्रोडक्ट फॉल करता है तो इसका ये मतलब है एडिशनल यूनिट मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी वो नेगेटिव होगा। तो एमपी क्या हो जाता है? स्टेज 3 में हमारा नेगेटिव हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से सीधा नीचे चला जाता है। अब देख लो यहाँ पे कॉस्ट के कर्व्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे मैच लिस्ट है तुम्हारे पास। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यू शेप्ड कर्व, इनवर्स एस शेप और पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तुम्हें बताना है इसका आंसर क्या होगा। यू शेप कर्व क्यों होता है? तो मैं तुम्हें बताऊं कहाँ होता है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में देखने को तुम्हें मिलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें क्या बताता है, कहाँ हमें देखने को मिलेगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में, जहाँ पे इक्वल यूनिट्स निकलते हैं हमारे। ठीक है, ये चीज तुमने देखा होगा। इसके बाद अगर तुम देखोगे इनवर्स एस शेप, ये जनरली हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कर्व के केस में देखने को मिलता है। और पैरेलल टू द एक्सिस हमारा कौन सा होता है? टीएफसी कर्व, क्योंकि ओवर द पीरियड वो फिक्स ही रहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग रन कॉस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। इनवेलप कर्व की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा ये। इनवेलप कर्व क्या होता है? रिफर्स टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फटाफट से बताइए। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है हमारा, ये टेंजेंट पे ड्रॉ किया जाता है टू अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये एक ऐसा इन्वेलप है जिसके अंदर वो सारे शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, जो कि ये आपको बताएंगे लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कितना हो सकता है
इसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने का एक आउटपुट लेवल पे। फिर से क्वेश्चन नंबर 17 आइसोकॉन्ट से हमारा निकल कर है। रिज लाइन एक आइसोकॉन्ट में हमारा कंसेप्ट होता है। रिज लाइन ऑन आइसोकॉन्ट मैप डिफाइंस द इकोनॉमिक रीजन ऑफ अ प्रोडक्शन, मतलब ये बताता है कि किस रीजन में कौन सा आपका सबसे बेस्ट रहेगा प्रोडक्शन करने के लिए। आउटसाइड द रीजन, अगर आप रीज लाइन के बाहर जाते हो, जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी फैक्टर की, वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है। तुम्हें दिख गया, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे करता हूँ, आंसर विजिबल हो जाता है। तो अगर आंसर देख लियो फिर भी कोशिश करो, तो मैं तुम्हें बता दूं दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं। रिज लाइन जो होता है ना, ये सेपरेट कर देता है किसी भी इकोनॉमिक रीजन को। जब एमआरटीएस डिमिनिश होता है और एमपी पॉजिटिव होता है, उस सिचुएशन की बात हो रही है। फ्रॉम द अन इकोनॉमिक रीजन, मतलब इकोनॉमिक रीजन कौन सा है और अन इकोनॉमिक रीजन कौन सा, ये आपको प्रॉपरली बताता है। आउटसाइड दीज लाइंस द आइसोकॉन्ट्स बेंड बैकवर्ड और अपवर्ड, implying that keep output the same and you need more of the both inputs because one input has a negative marginal productivity। मतलब जैसे आप इस लाइन के बाहर जाते हो तो वो आइसोकॉन्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मुड़ता है, बढ़ता है। इसका ये मतलब है कि आपको अपना आउटपुट सेम रखना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आपको आउटपुट सेम चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लगाने होंगे, क्योंकि आपका मार्जिनल जो इनपुट है, एक इनपुट जो है वो निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को शो कर रहा है। इफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 1, जिसे हम लोग लीनियर होमोजेनस भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, इट इंप्लाइज, अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजेनस है, 1 डिग्री 1 शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर इसके हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करता है। लीनियर है ना, नाम से समझ पा रहे हो, होमोजेनस है। डिग्री 1 क्या होता है, लीनियर, मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बोला जा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ये मार्जिनल कॉस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ये बोला जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड सिंस फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट द चेंज डिपेंड्स एंटायरली ऑन द वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये रीजन सही है, जस्टिफाई कर रहा है दर्शन को। बोला गया कि फिक्स कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ये हमें बताता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, की टोटल कॉस्ट में कितना बदलाव आया है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कांस्टेंट है। तो जब भी हमारा जो चेंज होगा वो किस पे डिपेंड होगा, वेरिएबल कॉस्ट पे। ये ऐसा रीजन कह रहा है। तो क्या ये रीजन सही है, और अगर सही है तो क्या ये असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर इसके मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। और आर जो होता है ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इक्वेशन तुम अगर देखोगे टोटल कॉस्ट का क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ये हमारा किससे निकल कर आता है, तुम्हें भी पता है, टोटल कॉस्ट से। सिंस द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है हमारा, टीएफसी इज जीरो, तो एमएफसी हमारा जो, सॉरी एमसी जो हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट जो हो जाएगा, ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसी से हम निकाल पाएंगे। इफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग आइसोकॉन्ट, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, हम लोग इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल करते हुए। अब ये बताना है कि प्रोड्यूसर को कब इक्विलिब्रियम मिलता है, आइसोकॉन्ट का इस्तेमाल करके। तुम्हें बताना होगा, अगर तुमने पढ़ रखा है, अगर तुम्हारा अभी तक 40 to 60% सिलेबस कवर है, तो तुम्हें ये सारे इक्वेशंस याद होने चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जस्ट अभी हमने एमसीक्यू सेशन के शुरुआत में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था एमआरटीसी की, जहां पे यहाँ पे टेंजेंसी की बात होती है। एमआरटीएस लेबर एंड कैपिटल, जब आपका प्राइस ऑफ लेबर अपॉन में कैपिटल के बराबर हो जाएगा, कितना आप लेबर चाहिए, कितना आपको कैपिटल चाहिए, उसके बाद तब हम लोग देखते हैं कि वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है।
जहाँ पे उसको हमारे जो प्रोड्यूसर को मैक्सिमम आउटपुट मिले, वैसा कॉम्बिनेशन। विच मार्केट स्ट्रक्चर इज द फर्म इज अ प्राइस टेकर? बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो फर्म होता है वो क्या होता है? प्राइस टेकर होता है। लेकिन वही मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली वहां पे फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। अ मोनोपोलिस्ट हैज अ नो सप्लाई कर्व, ऐसा हमारा एजर्शन कह रहा है। रीजन है मोनोपोली में देयर इज अ नो यूनिक वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये रीजन दिया गया कि क्यों मोनोपोलिस्ट का सप्लाई कर्व नहीं होता है। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या ये एजर्शन एज वेल एज रीजन सही है? तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अ सप्लाई कर्व रिक्वायर्स दैट फॉर एवरी प्राइस देयर इज स्पेसिफिक क्वांटिटी। ये हमें कौन बताता है? सप्लाई कर्व। मतलब हर एक प्राइस का एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होता है जो हम लोग देते हैं। फॉर अ मोनोपोलिस्ट इट इज पॉसिबल टू सप्लाई द सेम क्वांटिटी एट अ डिफरेंट प्राइस। ठीक है, ये भी हमें पता है क्योंकि मोनोपोलिस्ट अगर चाहे तो सेम क्वांटिटी के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द डिमांड कर्व शिफ्ट्स एंड इट्स इलास्टिसिटी। डिमांड कर्व उस टाइम पे कैसा है, दस द सप्लाई कर्व इज अनडिफाइंड। समझ गए ना कि क्यों हमारा मोनोपोलिस्ट का कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। क्वेश्चन है हमारे सामने। इन द लॉन्ग रन अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। चलो ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है कि लॉन्ग रन में हमारी जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑपरेट्स विद एक्सेस कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। क्या ये सही है स्टेटमेंट? मोनोपोलिस्टिक वैसे फर्म जो कि मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में है, वो एक्स लॉन्ग रन की बात करे, शॉर्ट रन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लॉन्ग रन में वो अपने कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी में ऑपरेट करती हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब समझना सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। जहां पे देखो नॉर्मल प्रॉफिट में बेसिकली होता क्या है ना कि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट जो होता है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कंप्लीटली खत्म कर देता है लॉन्ग रन में जाके। अब लोगों को लगता है, जो भी फर्म्स हैं वो सोचती हैं कि अरे यार वो प्रॉफिट कमा रहा है शॉर्ट रन पीरियड में, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेता है, तो मैं भी क्यों ना कमाऊं, चलो एंट्री लेते हैं इसमें। तो ये जो फ्री एंट्री वाला कंसेप्ट होता है ना, इस वजह से ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को लॉन्ग रन में कंप्लीटली हटा देता है। एक्सेस कैपेसिटी की बात करें, अनलाइक द परफेक्ट कंपटीशन जहां पे पी जो होता है एलएसी के सबसे कम होता है, मिनिमम पे होता है। मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो होती हैं प्रोड्यूस वेयर द डिमांड कर्व इज टेंजेंट टू द फॉलिंग पोर्शन ऑफ एलएसी। इसका ये मतलब है दे प्रोड्यूस लेस देन सोशली ऑप्टिमम स्केल। उनके पास उतना स्केल ही नहीं होता है, वो एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। थर्ड डिग्री ऑफ अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का हमारा क्वेश्चन है। थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन, कब ये प्रॉफिटेबल होगा? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, the markets are effectively separated, elasticity of demand is the same on both market, या elasticity of demand differs in the two market, या both A and C। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही ऑप्शन बोथ ए एंड सी सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मार्केट को इफेक्टिवली सेपरेट करना होता है जब मार्केट आपका सेपरेट हो। दूसरा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों ही मार्केट के डिफरेंट हो, तब उस सिचुएशन में थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, मैच करना है। अलग अलग टाइप्स के मार्केट स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अब उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, किसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसमें किंग्ड डिमांड कब बनता है। चलो मैं हिंट दे दे रहा हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है। अब तुम्हें यहाँ पे देख के इसे सॉल्व करना है। चलो एक और तुम देख लो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तुम जानते हो कहाँ पे होता है, तो ये भी मैं नहीं बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहा है। द जनरल कंडीशन ऑफ फॉर अ फर्म इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट स्ट्रक्चर इज, मतलब हमसे पूछा जा रहा है फर्म को कब इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाता है। सारे मार्केट स्ट्रक्चर की बात ओवरऑल यहाँ पे हो रही है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, आंसर करो। क्या जब हमारा ए सी ए आर के बराबर हो जाता है, या एम आर एम सी के बराबर होता है, और एम सी एम आर को बिलो से कट करता है। दूसरा, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम अबव, या फिर पी इज इक्वल्स टू एम सी हो जाता है। अगर तुमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो बहुत इजीली इसका आंसर कर लोगे। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने थोड़ा ऊपर इसका भी नॉलेज लिया था।
इससे रिलेटेड कंसेप्ट का। यहाँ पे तुम्हें दो ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है नेसेसरी कंडीशन, मतलब एम आर इज इक्वल्स टू एम सी होना ही चाहिए। वैसा पॉइंट जहाँ पे दो जगह पे एम आर एम सी होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जैसे ये कंडीशन तुम फुलफिल करोगे, दूसरा कंडीशन तुम्हारे लिए सफिशिएंट होता है। मतलब एम सी जो है वो पॉजिटिव स्लोप उसका होना चाहिए, मतलब एम आर को वो नीचे से कट करेगा, कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलना होगा। इन अ परफेक्ट कंपटीशन कर्व, एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, ऐसा एजर्सन कह रहा है। रीजन ये पीछे उसके पीछे दिया गया है, द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट अ प्रिवेलिंग मार्केट पीस, मेकिंग द डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक। तो अब तुम्हें बताना है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। एजर्शन पढ़ो ध्यान से। बोला गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा ए आर एम आर के बराबर होता है। रीजन उसके पीछे है कि फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, मेकिंग द डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक। तो बिल्कुल सही, दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्म प्राइस टेकर होती है। अभी हमने सबसे पहले ऊपर में डिस्कस किया था कि मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में हमारा फर्म क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। शट डाउन पॉइंट फॉर अ कंपिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन अकर्स व्हेन, कौन सा वो सिचुएशन होता है जहां पे बिजनेस को फाइनली, फर्म को फाइनली अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ जाता है। क्या वो रीजंस होते हैं? क्या प्राइसेस कम हो जाते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट से, या वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होते हैं, क्या टोटल रिवेन्यू कम हो जाता है टोटल कॉस्ट से, या दोनों इक्वल होते हैं? किसको हम लोग शट डाउन पॉइंट कंसिडर करेंगे? ध्यान से पढ़ो, फटाफट इसका आंसर बताओ। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे डिसीजन रूल देखना है, यहाँ पे कुछ डिसीजन रूल लेने होते हैं। इफ प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देन फर्म कवर्स ऑल वेरिएबल कॉस्ट एंड सम फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो। मतलब प्राइस इतना आपको है रखा है कि वो आपके वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले रही है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका ये मतलब है आपका पूरा वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो ही जा रहा है, साथ ही साथ फिक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा उसको आप कवर कर ले रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आपके जो कुछ लॉस हो रहे हैं ना उसको आप मिनिमाइज कर पा रहे हो। लेकिन जब प्राइसेस कम हो जाते हैं एवीसी से, मतलब आप यहाँ अपने फिक्स्ड कॉस्ट को तो पूरी तरह से लॉस में जा रहा है आपका फिक्स कॉस्ट, प्लस आपके वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप लॉस को मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हो। द थ्रेशोल्ड इज एग्जैक्टली वेयर प्राइस जो है इक्वल हो जाए, मतलब उस टाइम पे आपका शट डाउन पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अ मोनोपोसोनी इज अ मार्केट विथ अ सिंगल सेलर। स्टेटमेंट 2 है, अ बायलेटरल मोनोपोली इज अ मार्केट विथ अ सिंगल बायर एंड अ सिंगल सेलर। ये बायलेटरल मोनोपोली है। मोनोपोली मोनोपोसोनी में बोला गया है कि सिंगल सेलर है, और बायलेटरल मोनोपोली की अगर बात की जाए तो सिंगल बायर है विथ अ सिंगल सेलर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 1 गलत है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है। मोनोपोसोनी क्या होता है? मोनोपोसोनी का मतलब होता है सिंगल बायर होना। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बाइंग फाइटर जेट्स, तो यहाँ पे सेलर की मोनोपोली हो जाती है। स्टेटमेंट ट्रू जो है, बायलेटरल मोनोपोली अकर्स व्हेन अ मोनोपोलिस्ट, मतलब सिंगल सेलर को सिंगल बायर मिलता है, लीडिंग टू इनडिटर्मिनेट प्राइसिंग। ये क्या होता है? बार्गेनिंग पावर डिसीजन को बताता है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्राइसिंग दे रखी है, जैसे स्कीमिंग हो गए, पेनिट्रेशन, पीक लोडिंग, डंपिंग। तो इसे हमें मैच करना है, मतलब उसके कंसेप्ट साइड में दे रखे हैं, यहाँ पे अलग अलग उसके हेड्स दे रखे हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्कीमिंग की, तो स्कीमिंग का क्या होता है एक्चुअल में? स्कीमिंग प्राइसिंग क्या है? मतलब यहाँ पे क्या करते हैं फर्म्स या जो भी सेलर्स वगैरह होते हैं, वो इनिशियल स्टेज पे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं, फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे टाइम बीतता जाता है उस वो प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर देते हैं। मतलब उनका पर्पस ओवरऑल ये रहता है, स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाओ। तो स्कीमिंग प्राइसिंग जो होगा उसका ऑप्शन मैच होगा हमारा हाई इनिशियल प्राइसिंग फॉर अ यूनिक प्रोडक्ट। उनके पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट रहता है, इस वजह से वो स्टार्टिंग स्टेज में वो हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में होता क्या है, यहाँ पे सेलर कोशिश करते हैं कि वो मार्केट को कैप्चर करे। अब मार्केट कैसे कैप्चर कर पाएंगे? वो शुरुआती दौर में प्राइसेस को कम रखते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करें। ठीक है, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो हो जाएगा वो मैच होगा ऑप्शन नंबर 1 से। अब पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है? पीक लोड प्राइसिंग की बात करें तो पीक लोड एक ऐसा कंसेप्ट है जब डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा होता है,
बहुत हाई भी डिमांड चल रहा है, तो उस सिचुएशन में सेलर क्या करेगा, प्राइसेस को बढ़ा देगा, ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो पीक लोड प्राइसिंग जो होगा मैच होगा हमारे ऑप्शन नंबर 2 से। और डंपिंग तो तुम लोग सबको ही जानते हो कि डंपिंग के अलग-अलग टाइप्स भी होते हैं। तो डंपिंग की अगर बात हम लोग करें तो एक्सपोर्टिंग चीपर देन अ डोमेस्टिक, मतलब आप डोमेस्टिक मार्केट में जितने में प्रोडक्ट को बेच रहे हो, उससे ज़्यादा आप दूसरे कंट्री के मार्केट, उससे कम में, उससे सस्ते रेट में आप उस प्रोडक्ट को डंप कर रहे हो, वहाँ पे बेच रहे हो उस मार्केट में। क्यों? पर्पस क्या है? क्योंकि आपको वहाँ के मार्केट को खत्म करना है और अपना वहाँ पे शेयर जो है अपना उसको कैप्चर करना है। ठीक है? तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे पेनिट्रेशन देखोगे, पेनिट्रेशन का एग्जांपल, जैसे जियो क्या करता है? जियो ने क्या किया, स्टार्टिंग में उसने बहुत कम प्राइसेस रखे, जिसकी वजह से वो ओवरऑल मास मार्केट को उसने कैप्चर कर लिया, तो ये हमारा पेनिट्रेशन हो गया। अब स्कीमिंग की अगर बात की जाए, आईफोन की अगर मैं बात करूं, तो जित जो भी इसके सीरीज लॉन्च हो, 15, 16, 13 प्रो, जो भी जितना भी रहते हैं, शुरुआती दौर में उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है? क्यों? पर्पस क्या है? जो भी उनके लॉयल कस्टमर्स हैं, जो नए सेगमेंट रिलीज होते ही उसे परचेज करते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, अगर उनके पास आईफोन 14 या 15 है तो वो नेक्स्ट वर्जन परचेज करेंगे ही। तो उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है निकलवा पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। फिर धीरे धीरे तुम देखोगे जैसे बिग बिलियन सेल आता है, उसमें कैसे आईफोन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। ठीक है? पीक लोड का मैंने तुम्हें बता ही दिया। हाई रेट जब डिमांड ज़्यादा होता है, अगर इसका भी एग्जांपल तुम लेना चाहोगे, इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक की मैं बात करूं, जब मार्केट में इलेक्ट्रिक का ट्रेंड आया था, स्टार्टिंग में ओला ने लाया, तो उस स्टेज में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उसकी प्राइसेस थी। फिर जैसे जैसे और भी कंपिटिटर्स आते गए, कम होते गए। अभी भी होता है कि कुछ सिचुएशन, कुछ टाइम सिनेरियो ऐसा क्रिएट होता है किसी प्रोडक्ट के लिए जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और डंपिंग तो तुम जानते हो कि चाइना कैसे हमारी कंट्री में टेक प्रोडक्ट्स ले लो या फिर किसी भी चीज़ चीपर प्रोडक्ट को डंप करता है और यहाँ के लोग उसे परचेज भी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग से क्वेश्चन निकल कर आया है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम्स, क्या एज्यूम करके चलते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी में अंदर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें एजम्पशन ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर एंड प्रोडक्ट मार्केट, ये हम लोग यहाँ पे बेसिकली लेकर चलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार बस इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेना। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लेबर के डिमांड को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है? क्या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के माध्यम से करते हैं, क्या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के माध्यम से करते हैं, या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं? तो आंसर तो तुमने देख लिया, गलती से मेरे से ऊपर स्वाइप हो गया। तो इसमें दोनों ही आंसर सही है। एमआरपी, मार्जिनल रिवेन्यू, जो हमारा होता है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, इसके थ्रू हम लोग लेबर के डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। कहाँ पे? परफेक्ट कंपटीशन में। रिकार्डियन थ्योरी से हमारा यहाँ कंसेप्ट आया है क्वेश्चन। ये तुम्हारे जो रेंट वाले चैप्टर्स होते हैं ना, रेंट लैंड वाला, उससे क्वेश्चन ये हमारा निकल कर आया है। रिकार्डो के अनुसार रेंट जो होता है ये डिफरेंशियल सरप्लस होता है। ठीक है? एजर्शन ये दिया गया है। उसके पीछे रीजन है, रेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, मतलब हर जमीन की अलग फर्टिलिटी होती है, तो इसी वजह से जो हमारा रेंट होता है वो अराइज होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, रिकार्डो का भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग जो है रेंट एक सच में डिफरेंशियल सरप्लस होता है। रीजन भी उसको सपोर्ट कर रहा है। हर लैंड की फर्टिलिटी, जैसा कि तुम्हें मैंने बोला, दो तरीके तरीके के लैंड होते हैं, इंट्रा मार्जिनल वर्सेस मार्जिनल लैंड। इसको अगर हम लोग यहाँ पे समझे, तो रिकार्डो ने प्रॉपरली यहाँ पे आर्ग्यू किया था कि हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ना वो डिटरमाइन करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रेंट जो होता है, लैंड का रेंट होता है या प्राइस होता है, वो डिटरमाइन करते हैं उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, उसके मार्जिनल लैंड के माध्यम से, कि कितना फर्टाइल वो है। मतलब कुछ एक सुपीरियर होता है और एक कह सकते हो सुपीरियर नहीं होता है, जिसको सुपीरियर को हम लोग नाम देते हैं इंट्रा मार्जिनल नाम देते हैं। मतलब जो ज़्यादा उसी इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट निकाल कर दे। कॉजी रेंट क्या होता है? कॉजी रेंट मार्शल के द्वारा कैसे डिफाइन किया गया है? क्या वो परमानेंट इनकम होता है लैंड से, या फिर वो सरप्लस अर्निंग है, या वेज डिफरेंशियल है, या फिर मोनोपोली प्रॉफिट है? कॉजी रेंट, तो कॉजी रेंट का मतलब होता है सरप्लस अर्निंग ऑफ मैन मेड मशीन्स इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो आपने मशीन के माध्यम से जो रेंट कमाया, ठीक है, आपने सरप्लस अर्निंग की, वही हमारा कॉजी रेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है।
क्वेश्चन नंबर 36 अगर देखो, द सप्लाई कर्व ऑफ अ लेबर कैन बी बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो लेबर का सप्लाई कर्व होता है ना, ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है। स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि एट अ वेरी हाई वेज रेट्स द इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब वेजेस के जो रेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो हमने पढ़ा, वो उस सिचुएशन में अगर तुम देखोगे तो इनकम इफेक्ट जो होता है वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को डोमिनेट करता है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं, तो बिल्कुल दोनों ही आंसर हमारा यहाँ पे सही होता है। इनिशियली एज वेजेस इंक्रीज, अपॉर्चुनिटी कॉज ऑफ लेजर ऑल्सो इंक्रीज, तो वर्कर वर्क्स मोर, क्योंकि अब वेजेस बढ़ रहे हैं तो शुरुआती में उनको लगेगा कि हमें काम भी करना चाहिए, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है इनकम इफेक्ट के कंपैरिजन में। मतलब however एट वेरी हाई वेजेस वर्कर रीच एट टारगेट इनकम, अपना टारगेट इनकम जो लेकर चलते हैं उसको उनको टच करना ही होता है। चलो कुछ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये तो कर ही लोगे। कोई ये सारे बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम, और द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो वर कॉइन्ड बाय द रगनार फ्रिस्क। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा क्या क्या माइक्रो और मैक्रो टर्म रगनार फ्रिस्क ने दिया था? तो दोनों ही तीनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट हमारे सही है। रगनार फ्रिस्क जो कि पहले नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिक्स में 1969 में, इन्होंने टर्म माइक्रो डायनामिक्स और मैक्रो डायनामिक्स 1933 में दिया था। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स और एग्रीगेट का यहाँ पे डिस्टिंक्शन होता है। माइक्रो में इंडिविजुअल कंसिडर करते हैं हम लोग, और मैक्रो में एज अ होल देखते हुए हम लोग चलते हैं। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लैंक आ गया क्वेश्चन, ये तो हमने डिस्कस किया, ये गिफन वगैरह ये सब तुम जानते ही हो। तो इस क्वेश्चन के पीडीएफ्स मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहां से तुम कुछ इसको सॉल्व कर लेना, जो भी क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, डिडक्टिव मेथड इन इकोनॉमिक्स रिफर्स टू, क्या होता है इकोनॉमिक्स में? अगर डिडक्टिव मेथड की हम लोग बात करें, तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? क्या पहले हम जनरल लॉ को डिराइव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन बॉटम टू अप, या क्या स्पेसिफिक कंक्लूजन को उठाते हैं और उससे हम एक जनरल एजम्पशन पे जाते हैं नीचे से ऊपर, यूजिंग ओनली स्टैटिस्टिक्स? ये तो होगा नहीं, यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा ये नहीं। ऑप्शन ए या फिर बी? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। वैसे मैं बताऊं तो हम कंक्लूजन से, जनरल एजम्पशन से, ठीक है, कंक्लूजन डिराइव करते हैं। डिडक्टिव स्टार्ट्स विथ एक्सियोमेटिक ट्रूथ, जैसे कि ह्यूमंस आर जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, फर्म्स जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, एंड लॉजिकली डिड्यूस द स्पेसिफिक मार्केट बिहेवियर फ्रॉम देम, मतलब जनरल से हम लोग पर्टिकुलर डालते हैं। और ऑप्शन ए जो है हमारा, वो इंडक्टिव मेथड की बात करता है। ये हो गया हमारा डिराइविंग जनरल लॉज फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप एक लॉ डिराइव करते हो, तो ये इंडक्टिव की बात कर रहा है। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉप 50 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किए, मैं इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, सो दैट तुम जो क्वेश्चंस मैंने स्किप, लगभग मैंने 5-6 क्वेश्चंस स्किप किए हैं, उसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके ज्वाइन करो और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्व करो। साथ ही साथ अगर कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो एग्जाम टाइम ऐप पे कोर्स अवेलेबल है, जाके उसे ज्वाइन करो और अपने प्रिपरेशन को आसान बनाओ। तो कैसा लगा तुम्हें लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।